नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सयाज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। आज हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले और हम लोगों ने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि शाहजहाँ को अंतिम रूप से औरंगजेब ने कैद कर लिया था और आगरे के किले में कैद कर दिया था इनको, और 8 वर्षों तक ये कैदी रहे। उसके बाद शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। तो शाहजहाँ के पुत्र हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को भी, इस जो टॉपिक हमारा, इसको भी मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। जब 2 भागों की बात आती है तो आप लोग वीडियो कम देखते हैं, व्यू हमें कम मिलते हैं, इसलिए आप लोग सोचते हैं चैप्टर एक वीडियो में आया ही नहीं तो दूसरा हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप दोनों नहीं देखेंगे तो आपका वो सेक्टर का इनकम्प्लीट रहेगा और आपकी नॉलेज अधूरी रहेगी, और जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप प्रश्न गलत करके चले आएंगे। ये हमेशा ही होता है। कोई भी वीडियो आप देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, कहीं से भी देखते हो, तो उस वीडियो को हमेशा पूरा देखे करिए, चाहे किसी भी चैनल का आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर हैं हमारे सामने, हमारे चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, तो औरंगजेब को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। वो 2 भाग हैं, उसकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि वो दो भाग है कौन से, और उन दोनों भागों में किन किन चीज़ों की मैं चर्चा करने वाला हूँ, किन किन मुख्य बिंदुओं की चर्चा करने वाला हूँ। उन बिंदुओं को अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो औरंगजेब को मैंने 2 भागों में बांटा है, देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और जो मैं कह रहा हूँ उसको अपना नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो औरंगजेब के 2 बिंदु हैं। प्रति ये देख लीजिए, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। 1658 से लेकर 1707 तक है। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी, ये 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। अब हम देखेंगे 2 टॉपिक कौन से हैं। पहले जो हिस्सा है, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो कौन कौन से बिंदु हैं। वो एक पहला हमारा बिंदु है सामान्य जीवन परिचय। तो सामान्य जीवन परिचय के बारे में मतलब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद सैन्य अभियान हम लोग देखने वाले हैं आज। औरंगजेब की दक्कन नीति, क्योंकि दक्षिण नीति क्या थी, इसकी भी चर्चा करेंगे आज। मराठों से संघर्ष हुआ है, इसके भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। और उसके बाद धार्मिक नीति क्या थी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इन हम लोग 5 बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बिल्कुल सेपरेट होगा, काफ़ी बड़ा वीडियो, इसलिए 2 भागों में बांटना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो दूसरा जो बिंदु होगा, दूसरा जो वीडियो होगा, उसमें कौन कौन से बिंदु रहेंगे, उसमें देखेंगे औरंगजेब की राजपूताना नीति, मतलब राजपूतों के प्रति इसकी क्या नीति थी, इसकी चर्चा करेंगे। वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जाटों का, इनके समय में काफ़ी विद्रोह हुए, तो विद्रोह मुख्य रूप से पूरा जो सेकेंड वीडियो रहेगा वो विद्रोह पर ही डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, मतलब विद्रोह पर ही आधारित रहेगा। जाटों का विद्रोह जो हुआ है, सतनामी विद्रोह जो हुआ है, अफगान विद्रोह, बुंदेला का विद्रोह, शाहजादा अकबर जो इनके पुत्र थे, शाहजादा अकबर का विद्रोह, और सिख विद्रोह की हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दो वीडियो बनने, और दोनों वीडियो के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु होने हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला। ठीक है, देखेंगे औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन करते हैं। ठीक है, और 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखेंगे जो जन्म हुआ है इनका, कब हुआ है, 3 नवंबर 1618 में। तो तारीख उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि जन्म इतना याद रखेंगे, 3 नवंबर याद करने की जरूरत नहीं है। 1618 आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था, उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर। उज्जैन के नज़दीक ही दोहद नामक एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो उज्जैन है। ठीक है, माता का नाम क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम की चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ पर आप देखिएगा जाके। ठीक है, अगर हर चीज़ को आप डिटेल में चर्चा करने लगेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाएंगी वीडियो। ठीक है, तो अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहाँ की पत्नी, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इन्हें इतिहासकार मुमताज़ महल के नाम से भी पुकारते थे। ठीक है, तो मुमताज़ महल अर्जुमंद बानो बेगम ही हैं जिनके नाम पर दो ताजमहल बना हुआ है। ठीक है ना। पिता कौन थे, शाहजहाँ रहेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और पत्नी इनकी रही है, औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया बीबी भी कह के पुकारते थे ये। तो रबिया बीबी या दिलरास बानो बेगम, जो कि फारस के राजघराने की राजकुमारी थी, फारस के राजघराने की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये औरंगजेब का परिचय हुआ हल्का सा। तो यहाँ पे देखेंगे औरंगजेब ने एक उपाधि भी धारण की है। वो उपाधि क्या है, अबुल मुजफ्फर आलमगीर, अबुल मुजफ्फर आलमगीर की। तो आलमगीर की उपाधि धारण कर रखे हैं यहाँ पर औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये उपाधि भी परीक्षा में पूछा जाता है कि और ये उपाधि किसकी थी,
ऐसे परीक्षा में प्रश्न 4 ऑप्शन रहेंगे, अकबर रहेगा, शाहजहाँ रहेगा, जहांगीर रहेगा, औरंगजेब रहेगा। कि अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि किसकी थी, किसने धारण की थी, अपने राज्याभिषेक के समय। तो अपने राज्याभिषेक के पश्चात आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब 1658-1707 इनका जो जीवन काल है, ठीक है, उन्होंने किए थे। तो राज्याभिषेक, अब देखते हैं राज्याभिषेक 2 बार इतिहास में कुछ ही लोगों ने 2 बार राज्याभिषेक किया। पहले जो शासक यहाँ पर हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक किया है। तो औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक किया। कब, सामूगढ़ और आगरा पर जब अधिकार कर लिया इन्होंने। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, पिछली वीडियो में देख चुके हैं सामूगढ़ का युद्ध, और आगरा का जो युद्ध हुआ, जब उस पर अधिकार कर लेते हैं तो दिल्ली में ये अपना राज्याभिषेक करते हैं 1658 में। यही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। तो सामूगढ़ का युद्ध और आगरा पर अधिकार, ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा राज्याभिषेक कब किया, जब खंजवा और देवराई का युद्ध हुआ था। खंजवा के युद्ध में शाह शुजा को हरा दिया था, अपने भाई शाह शुजा को हरा दिया था, और देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। ये भी चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में शाहजहाँ के संबंध में कर चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। तो देवराई का युद्ध और खंजवा का युद्ध जो था उसमें उसी युद्ध के जीतने के बाद दूसरा राज्याभिषेक औरंगजेब ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख कर, मतलब प्रमुख करों को इसने समाप्त किया था। वो 2 प्रमुख कर कौन थे, तो ये भी आता राहदारी और पानदारी। राहदारी और पानदारी नामक कर किस शासक ने समाप्त किया, इसको याद रखेंगे। तो राहदारी और पानदारी नामक कर जो थे वो थे, जो राहदारी था, राह मतलब रास्ता, रास्ता मतलब कैसे, आंतरिक पारगमन शुल्क जो लगाया, टैक्स लगाया जाता था, उसको समाप्त कर दिया। और पानदारी यानी व्यापारिक चुंगिया जो होती थी उसको समाप्त कर दिया। तो 2 या आप कहलाते थे, 2 स्थानीय कर थे जिसको क्या नाम है, और भी इस तरह के स्थानीय करों को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था उस समय, राहदारी और पानदारी के अलावा। लेकिन राहदारी और पानदारी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि राहदारी पानदारी कर किस शासक ने समाप्त कर दिए थे, तो औरंगजेब ने समाप्त कर दिए थे। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने, ये तो सामान्य परिचय हो गया, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है कि सैन्य अभियान क्या क्या थे, महत्वपूर्ण सैन्य अभियान इनके क्या थे, तो देखेंगे। तो सैन्य अभियान में क्या किया था औरंगजेब ने, मीर जुमला का जिक्र हम लोग शाहजहाँ में कर चुके हैं। शाहजहाँ को मीर जुमला ने ही, मोहम्मद सैयद नाम के नाम से जाना जाता था मीर जुमला जो था, तो इसने क्या किया था कि कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को सौंपा था। तो ये वही मीर जुमला है। तो मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था औरंगजेब ने, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। और उसने क्या किया है, असम अराकान के जमींदारों का दमन किया, ठीक है। तो असम और अराकान के, जो अराकान का क्षेत्र था उसके जमींदारों का दमन किया। 1661 में इसने कूच बिहार की तरफ आक्रमण किया और अहोमों के साथ संधि की, मतलब कि अहोमों पर भी अटैक किया उसने और संधि करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो 2 बिंदु हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस जगह पर देखना है कि मीर जुमला को कहाँ गवर्नर नियुक्त किया था औरंगजेब ने, तो बंगाल गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है। या इस तरह से कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय मीर जुमला कहाँ का गवर्नर था, तो वो बंगाल का गवर्नर था। दूसरी बात, जब मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है कुछ समय पश्चात, तो बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था, तो शाइस्ता खां क्या औरंगजेब का मामा कहलाता था, मामा था, ठीक है। तो और शाइस्ता खां का जिक्र हम लोग करेंगे जब हम लोग मराठा में पढ़ें, तो शाइस्ता खां का नाम बार बार आएगा। ये शाइस्ता खां बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ शाइस्ता खां को गवर्नर बनाया जाता बंगाल का, मतलब कि औरंगजेब के समय में 2 मतलब कि बंगाल में 2 गवर्नर नियुक्त किए गए थे, ठीक है। 2 व्यक्ति कौन थे, तो मीर जुमला था, एक शाइस्ता खां, जो शाइस्ता खां कौन था, औरंगजेब का मामा था, ठीक है। शाइस्ता खां ने क्या काम किया, पुर्तगालियों को दंड दिया, ठीक है। बंगाल का जो सोनद्वीप था उस पर कब्जा कर लिया। और तीसरा क्या था, अराकान का जो क्षेत्र था वहाँ से जो चटगांव उसके पास था, अराकान के राजा के पास, उसको छीन लेता है, मतलब उस पर अधिकार कर लेता है। तो अराकान के राजा से चटगांव को छीन लेता है शाइस्ता खां, और बंगाल के सोनद्वीप पर, तो बंगाल का सोनद्वीप पर अधिकार कर लिया। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपकी, ठीक है। तो आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। अब देखते हैं दक्षिण जब जाता है, दक्षिण विस्तार जब करता है औरंगजेब, तब उसकी क्या नीतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि उस समय जब औरंगजेब दक्षिण पे, मतलब दक्षिण पे जब शासन कर रहा होता है या दक्षिण पे जो अपना विस्तार करता है, दक्षिण को लेकर जो नीतियाँ बनाता है, उस समय दक्षिण सूबे की राजधानी क्या कौन सी जगह थी, तो औरंगाबाद। तो औरंगाबाद का नाम तो आपने सुना ही हुआ है, ठीक है। तो औरंगाबाद पर क्या कर लेता, औरंगजेब की दक्कन नीति चलती थी, तो औरंगाबाद से वो तय करता था अपनी नीतियों को, ठीक है। तो दक्षिण का सूबा दक्षिण वो कौन सा सूबा है जिसको राजधानी बनाया था औरंगजेब ने, तो वो था औरंगाबाद। तो औरंगजेब के समय में दक्षिण की राजधानी क्या थी, तो वो कौन थी, औरंगाबाद थी। फिर यहाँ पर देखेंगे औरंगजेब द्वारा दक्षिण में लड़े गए युद्धों को 2 भागों में विभाजित किया गया है।
औरंगजेब ने जब दक्षिण में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। और दो भाग कौन से थे उसको याद रखना। पहला क्या है, बीजापुर और गोलकुंडा के प्रति जो नीति थी, पहला जो बिंदु, दो भागों मैंने कहा तो दो भागों में पहला भाग क्या है, गोलकुंडा और बीजापुर के प्रति क्या नीति थी। तो जो भी युद्ध, उसके विरुद्ध जो भी युद्ध और जो उसके ऊपर कब्जा करने की जो भी नीतियाँ थी उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और दूसरा जो भाग था, पहला भाग तो बीजापुर गोलकुंडा को लेकर, और जो दूसरा भाग था वो था मराठों के प्रति क्या नीति थी, मराठों को लेकर। तो मराठों की 4 पीढ़ियों से युद्ध चलता रहा है दक्षिण में, ठीक है। और वो कौन कौन से थे? शिवाजी पहले नंबर पे, आपको याद पता है। उसके बाद उनके पुत्र संभाजी, फिर राजा राम और उनकी विधवा ताराबाई, तो ताराबाई उस समय दक्षिण में थी। किस समय? मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु होती 1707 में? तो ताराबाई। ये परीक्षा का प्रश्न है आपके, ठीक है। तो ये भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि औरंगजेब की जो दक्षिण की नीति थी, युद्ध की जो नीति थी, उसमें विस्तार की जो भी नीतियाँ थी वो दो भागों में विभाजित की गई थी। एक तो बीजापुर गोलकुंडा को लेकर और दूसरा मराठों को लेकर की गई थी, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि औरंगजेब ने 1665 में, 1665 याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सन है यहाँ पर 1665। बार बार आपका भी आगे मराठों में जब पढ़ेंगे तो 1665 का जिक्र होता रहेगा, और भी यहाँ पर भी 1665 सन का जिक्र होता रहेगा। यहाँ पर कुछ सन याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप भले किसी के जन्म का सन मत याद करें, लेकिन कुछ सन जो यहाँ पर जो बता रहा हूँ बार बार उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो 1665 बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवाजी के उसमें भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो औरंगजेब ने 1665 में राजा जय सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे, उनको भेजा। कहाँ भेजा? ठीक है, तो बीजापुर और शिवाजी पर कब्जा करने के लिए, मतलब शिवाजी को पराजित और बीजापुर पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने भेजा। तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर बीजापुर और गोलकुंडा को लेकर एक नीति थी और एक शिवाजी को यानी मराठों को लेकर एक नीति थी, दो भागों में डिवाइड की गई थी। तो दोनों जगहों पर कब्जा करने के लिए कि राजा जयसिंह को भेजा गया, ठीक है। तो दमन के लिए भेजा गया। और परिणाम क्या निकला? जब भेजा गया तो परिणाम क्या निकला? तो परिणाम निकला कि राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य में संधि होती, काफी महत्वपूर्ण संधि है। जय सिंह और शिवाजी के मध्य कौन संधि होती? पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। तो ये 1665 यहाँ से इस तरह से इंपॉर्टेंट हो रहा है, अभी आगे भी देखेंगे। तो पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। और पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य होती है? तो यही महत्वपूर्ण है, राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य होती है। दूसरा, राजा जय सिंह ने बीजापुर पे भी अटैक किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका, ठीक है। फिर देखेंगे अंतिम रूप से आदिल शाही सुल्तान, अंतिम जो आदिल शाही सुल्तान था उसका नाम क्या था? वो सिकंदर आदिल शाह था, ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण कर दिया तो औरंगजेब ने इसे उपाधि दी, खान की उपाधि। तो खान की उपाधि सिकंदर आदिल शाह को किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, या सिकंदर आदिल शाह की उपाधि क्या थी? खान थी, ठीक है। फिर देखेंगे 1686 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। अब देखिए उसी पहली ही नीति, दो नीतियां डिवाइड की गई थी। मैंने कहा था कि औरंगजेब की दक्षिण को लेकर दो नीतियां थी, दो तरह के युद्ध लड़े गए वहां पर। एक तो बीजापुर गोलकुंडा को लेकर, दूसरा शिवाजी को लेकर यानी मराठों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो हम चल रहे हैं बीजापुर को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं दूसरा भाग गया, बीजापुर हो चुका है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं गोलकुंडा। तो गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब किसको भेजा? शहजादा शाह आलम को भेजा, अपने पुत्र शहजादा शाह आलम को भेजा। और अंतिम रूप से क्या करता है, काफी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं यहाँ पर गोलकुंडा को लेकर। पहली बार में विजय नहीं प्राप्त होती है लेकिन बीच में कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, ठीक है। और लड़ाइयाँ चलती रहती है और अंतिम रूप से हम लोग पढ़ेंगे तो अंतिम रूप से औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीत लिया। और गोलकुंडा के किले को क्या किया? सोने की कुंजियों से खोला। तो यहाँ पर सोने की कुंजियों से खोला गया। सोने से कुंजियाँ दो जगह खोली गई, ठीक है, 2 किले खोले गए। वो 2 किले कौन से थे? पहला तो हम लोग ने अकबर के समय मैंने पढ़ा 1601 में तो और अकबर ने भी आसिरगढ़ के युद्ध में आसिरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था 1601 में। और यहाँ पर भी क्या कर रहा है औरंगजेब? गोलकुंडा को जब अंतिम रूप से जीत लेता है तो उसके किले को भी सोने की कुंजियों से खोल रहा है। तो औरंगजेब ने भी, अकबर ने भी, लेकिन अलग अलग किले हैं। वहाँ पर आसिरगढ़ किला और यहाँ पर गोलकुंडा का किला है, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ मराठों संघर्ष की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने जैसा बताया कि 2 भाग बार मैं बोल रहा हूँ यानी चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो जाएं, ठीक है। तो
मराठा संघर्ष जब चलता, अब मराठा संघर्ष की बात कर लेते हैं। तो शिवाजी का मुगलों से संघर्ष प्रथम बार कब शुरू हुआ, तो ये भी जिक्र हम लोग, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु, इसका जिक्र भी हम शिवाजी पढ़ेंगे सेपरेट, तब वहाँ पर भी करेंगे। इसीलिए अभी से इसको दिमाग के अंदर बैठाते रहिए आप लोग, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें तैयार हो जाए। तो शिवाजी का मुगलों से संघर्ष शुरू होता है 1656 में। कब शुरू होता है? 1656 में। और 1656 में देख देंगे कि 1658 में औरंगजेब का मतलब क्या हुआ है, राज्याभिषेक होता है। मतलब कि जब वो शासक नहीं बनता उससे पहले से ही एक संघर्ष स्टार्ट कर दिया जाता है शिवाजी द्वारा। कब? जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नर के किले पर अटैक कर दिया था। कहाँ पर? अहमदनगर और जुन्नर के किले पर अटैक कर दिया था। और फिर जब अटैक कर दिया गया तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती रही, काफ़ी युद्ध चलते रहे, जैसा कि चलता रहा क्रम, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अंतिम रूप से हम देखेंगे 1665 में जब औरंगजेब बन चुका था, मतलब 1658 बन गया, तो बीच में जब औरंगजेब बन गया शासक, तब उसने क्या किया था, जैसे कि मैंने पीछे जगह चर्चा की है कि राजा जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी पर अटैक करने के लिए, और एक संधि होती है जिसे बोलते हैं पुरंदर की संधि 1665 में, ठीक है। फिर देखते हैं इस संधि के अनुसार, इस संधि की जिक्र मैंने जब 1665 वहाँ कर दिया आपको समझाने के लिए, तो उस संधि होती है, संधि का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो क्या था, उस संधि के तहत क्या किया गया, शिवाजी को आगरा के किले में बुलाया गया, ठीक है, आत्मसमर्पण के लिए बुलाया गया, ठीक है, या बातचीत करने के लिए बुलाया गया। लेकिन धोखे से क्या होता है कि शिवाजी जब आगरा के किले में उपस्थित होता है तो कहाँ उपस्थित होता है? दीवाने आम में। ये परीक्षा का प्रश्न है। जब शिवाजी को पुरंदर की संधि के दौरान बुलाया जाता है तो कहाँ पर बुलाया जाता है? दीवाने आम में बुलाया जाता है। और धोखे से शिवाजी को जयपुर के भवन में, जयपुर का भवन कहाँ पर? ये जयपुर का भवन, या राजस्थान वाला की जिक्र मत करिए, जयपुर वहाँ पर राजस्थान, तो ये आगरा का जो किला वहीं पर जयपुर भवन था, जयपुर के भवन में क्या कहते हैं उनको कैद करके रख दिया था। और ये भी क्या करते हैं, छल करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। हम शिवाजी भी क्या होते हैं, छल करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो अंतिम में से फरार हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं वो चुपके से। तो ये आप स्थान देख सकते हैं, पुरंदर की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है 1665 की। अब देखते हैं कि 1690 तक यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए 1690 हम लोग बढ़ रहे हैं, अब 1707 मतलब कि लगभग 17 साल पश्चात औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे 1690 काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है कि मुगल साम्राज्य का विस्तार, मतलब औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो औरंगजेब ने काबुल से लेकर चटगांव, काबुल आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, काबुल यानी कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और काबुल से, और यहाँ पर फिर हम पूर्वी बंगाल की तरफ जब पहुँच जाते हैं, चटगांव पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो चटगांव देखिए वहाँ से लेकर, मतलब कि पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितना बड़ा क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत है। और जब हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कश्मीर से लेकर कावेरी नदी के तट तक ये पूरा क्षेत्र ऊपर से नीचे तक औरंगजेब के समय में था। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र देख रखे हैं कि औरंगजेब ने कब्जा कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब औरंगजेब की धार्मिक नीतियों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए काफ़ी 5वें बिंदु में, अंतिम बिंदु पर हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर आज की वीडियो के लिए। तो देखिए अंतिम बिंदु जो धार्मिक नीति है, औरंगजेब कैसा था, व्यक्ति था एक रूढ़िवादी, मतलब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कैसा था? कट्टर सुन्नी मुसलमान था, रूढ़ी सुन्नी मुसलमान था। और उसके शासन करने के दो चीज़ें उसके दिमाग में चलती थी, दो चीज़ों का वह पालन करता था। वो दो चीज़ें क्या थी? पहले उसका शासन का आधार क्या होगा, तो शासन का आधार कुरान था। जो जितने हम लोग पिछले शासक पढ़ चुके हैं मुगल में, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर शासक शुरुआत में कट्टर है तो अपने अंतिम अवस्था तक वो कैसा हो गया है, थोड़ा सा लिबरल हो गया है, और धर्म के प्रति वो सहिष्णुता, मतलब कि सहिष्णुता की भावना रखने लगा है, भाईचारा की भावना रखने लगा है। लेकिन यहाँ पर अंतिम समय तक औरंगजेब कट्टरता को अपनाए रखता है, ठीक है। शासन का जो आधार था वो था कुरान, यानी शरीयत को वो लागू करना चाहता था बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी कट्टरता के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस सब से ही समझ सकते हैं कि पूरी कहानी क्या रही होगी, ठीक है। तो रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो लक्ष्य था, लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य उसी तरह से था जिस प्रकार से उसकी नीति थी, उसी प्रकार से उसका लक्ष्य भी होगा। तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं औरंगजेब के बारे में, अगर आप पहली बार औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं तो औरंगजेब जो था भारत को दार उल हर्ब, तो हर्ब शब्द याद रखिएगा, दार उल हर्ब यानी कि काफिरों का देश से दार उल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में बदल देना चाहता था, ठीक है। तो दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम के देश में बदलना चाहता था, ये इसका लक्ष्य था, जैसा कि उसकी नीति थी, धार्मिक नीति, उससे आपको ये प्रकट होता है, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था क्योंकि वो एक कट्टरता
मतलब कट्टरता का पालन करता था, एक कट्टर सुन्नी था और कट्टरता के साथ शरीयत कानून को लागू करना चाहता था, इसीलिए उसे जिंदा पीर की संज्ञा दी जाती थी। दूसरा इसकी एक उपाधि और थी शाही दरवेश। तो ये भी महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न हो सकता है। अक्सर परीक्षा में जब पूछा जाता है प्रश्न वो जिंदा पीर को लेकर पूछा जाता है, लेकिन आप लोग शाही दरवेश याद रखेगा। शाही दरवेश इसलिए कहा जाता था कि वो नियमित रूप से रोज़ा का पालन करता था, नमाज का पालन करता था, इसीलिए उसे शाही दरवेश की संज्ञा दी जाती है। फिर देखेंगे उसने कुछ रीति रिवाज और परंपराओं पर रोक भी लगा दी थी, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौरोज़ का त्यौहार जो था पारसी धर्म का, उसको जो समाप्त कर दिया जाता है। सार्वजनिक संगीत समारोह को वो बंद करवा देता है। भांग का उत्पादन जो होता है, यहाँ पर देखिए कुछ अच्छे काम भी किए गए हैं। भांग का उत्पादन जो था वो बंद करवा देता है। शराब पीना इस पर रोक लगा देता है। जुआ खेलना उस पर लगा देता है। सती प्रथा 1663 ईस्वी में रोक लगा देता है। यहाँ पर देखते कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। एक झरोखा दर्शन जो होता है, जो कि अकबर के समय का है ये, ठीक है। तुलादान प्रक्रिया, जिसमें क्या किया जाता था, राजाओं को तोला जाता था सोना चांदी के तराजू में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कर देता है, ये समाप्त कर देता है। इस परंपरा को जो कि मुगल साम्राज्य में चलती थी उसको समाप्त कर देता है। फिर देखेंगे गुरुवार, जिसे जुमेरात की संज्ञा दी जाती है। तो गुरुवार की रात को पीरों की मजार, जो पीरों की मजार हुआ करती थी, जो लोग अपने पूर्वजों के ये लोग पूछते थे, उनकी मजार पे जो दिया जलाते थे, उस प्रथा को ये क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अंतिम रूप से बिंदु हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो उस पद का नाम था वो था मुहस्सिब। तो मुहस्सिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी, जो ये देखता था, जो एक तरह का सदाचार निरीक्षक था, जो कि ये देखता था कि लोग जो थे शरीयत यानी शरीयत कानून के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं या नहीं। तो वो एक तरह सदाचार निरीक्षक के पद की नियुक्ति करता है, यानी एक मुहस्सिब। तो मुहस्सिब पद जो था किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। एक बार फिर से मैं आपसे कह देता हूँ, ये वीडियो जो था कुछ 5 बिंदुओं पे था। वो था सामान्य जीवन परिचय, सैन्य अभियान पे था, औरंगजेब की दक्कन नीति थी, मराठों से संघर्ष था और धार्मिक नीति थी। जो दूसरा वीडियो होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग जरूर उसको देखिएगा, वो होगा औरंगजेब की राजपूत नीति कैसी थी। उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से राजपूत राजा थे, जैसे राजा जय सिंह यहाँ पर हैं, इसका जिक्र फिर से करेंगे नए तरीके से। और जसवंत सिंह थे। इस तरह कई राजा थे जो औरंगजेब के समय में थे, जो राजपूत थे, उनके प्रति क्या नीतियाँ थी उसकी चर्चा करेंगे। और ज़्यादातर विद्रोह पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे जाटों का विद्रोह है, सतनामी विद्रोह है, अफगान विद्रोह है, उसके बाद बुंदेला विद्रोह है, उसके बाद शाहजादा अकबर का विद्रोह, मतलब कि उनके पुत्र का विद्रोह, और अंतिम में सिखों का विद्रोह, ठीक है। तो सिखों का, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो काफ़ी बड़ा सेक्टर भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर भी है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।